तो ये थी कर्नाटक में कांग्रेस की अब तक की कहानी। अब बात दिल्ली की। आज सुबह सुबह जब जनता कर्नाटक लिख लिख कर सर्च कर रही थी कि रात को क्या कुछ हुआ, सोशल मीडिया पर किरण रिजिजू का नाम ट्रेंड होने लगा। 18 मई की सुबह राष्ट्रपति भवन से जो ऐलान आया उसका वर्बेटम था कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर किरण रिजिजू को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का पोर्टफोलियो सौंपा है और रिजिजू की जगह अर्जुन राम मेघवाल को अपने मौजूदा विभागों के अलावा कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया। मेघवाल अभी संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री हैं। इसके अलावा दोपहर में अपडेट ये भी आया कि किरण रिजिजू के डिप्टी भी कानून मंत्रालय से हटा दिए गए। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह पर इस विभाग के राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल का विभाग बदल दिया और अब वो कानून और न्याय मंत्रालय की जगह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री होंगे। किरण रिजिजू भाजपा में पूर्वोत्तर कोटे से आने वाले एक नामी मंत्री हैं। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में भी उन्हें गृह राज्य मंत्री बनाया गया था। मोदी सरकार 2.0 में उन्हें 8 जुलाई 2021 को कानून और न्याय मंत्री बनाया गया। इससे पहले वो मई 2019 से जुलाई 2021 तक युवा मामले और खेल राज्य मंत्री थे, स्वतंत्र प्रभार के रूप में। कानून मंत्रालय मिले अभी 2 साल भी नहीं हुए थे कि उन्हें वहां से हटाकर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दे दिया गया। अरुणाचल प्रदेश से 3 बार के सांसद रिजिजू को सरकार के सबसे हाई प्रोफाइल मंत्रियों में से एक माना जाता रहा है। न्यायपालिका और सरकार के बीच जो टसल हाल के दिनों में बढ़ी उसमें किरण रिजिजू ही सरकार के झंडा बरदार थे। इसी वजह से उनको हटाने के पीछे नरेंद्र मोदी की मंशा क्या है, इस पर राजनीतिक विशेषज्ञों की समीक्षा भी धरी रह गई और सूत्रों की खबरें भी। कई कयास हुए। मंत्रालय से जाते हुए रिजिजू ने क्या कहा, अर्जुन राम मेघवाल कौन है और उन्हें ये पद देने के क्या मायने हैं, और रिजिजू को हटाए जाने की अंदर खाने की अब तक की क्या कहानी है। इन्हीं सवालों को सिलसिलेवार तरीके से हम बुलेटिन के इस हिस्से में समझने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल, रिजिजू बोले क्या? बोले नहीं, ट्वीट किया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में कानून और न्याय मंत्री के रूप में सेवा करना एक विशेषाधिकार और सम्मान रहा। मैं भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों, मुख्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, निचली न्यायपालिका और सभी कानून अधिकारियों को न्याय सुनिश्चित करने और हमारे नागरिकों के लिए कानूनी सेवाएं देने में समर्थन करने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में माननीय PM नरेंद्र मोदी के सपने को उसी उत्साह के साथ पूरा करने की उम्मीद करता हूं जैसा कि मैंने भाजपा के एक विनम्र कार्यकर्ता के रूप में आत्मसात किया है। अभी रिजिजू जिन्हें धन्यवाद दे रहे हैं, अपने पूरे कार्यकाल में उन्हें ही आड़े हाथों ले रखा था। कॉलेजियम का मसला हो या विवाह की बराबरी की याचिकाएं, रिजिजू ने हमेशा न्यायपालिका के खिलाफ अपना प्रत्यक्ष विरोध दर्ज करवाया। आपको पहले उनके विवादों की छोटी सी समरी देते हैं। पहला मसला कॉलेजियम का ही ले लेते हैं। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति की व्यवस्था को लेकर पिछले साल से ही केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच खींचतान चल रही है। इसी साल जनवरी में रिजिजू ने भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को एक पत्र लिखा था। जजों की शॉर्टलिस्टिंग की प्रक्रिया में एक सरकारी नॉमिनी को शामिल करने का सुझाव दिया था। इस पर खूब हेडलाइंस बनी थी कि सरकार न्यायपालिका के कामकाज में हस्तक्षेप करना चाहती है। जब ये फ्रिक्शन स्मूथली चल रहा था तभी रिजिजू ने एक इंटरव्यू क्लिप भी ट्वीट की थी। इंटरव्यू था दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज सोढ़ी का, जिसमें वो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को हाईजैक कर लिया, मनमानी नियुक्तियां की जाती हैं। इस इंटरव्यू को ट्वीट करते हुए रिजिजू ने लिख दिया था, ज्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं। अगला विवाद भी उसी महीने उठा था। 3 जजों की नियुक्ति का मसला था। उसमें केंद्र ने कुछ आपत्तियां जताई थी। CJI चंद्रचूड़ ने उन आपत्तियों को न केवल खारिज किया बल्कि केंद्र ने जो वजहें बताई थी उन्हें पब्लिक भी कर दिया था। इसी को लेकर किरण रिजिजू ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का केंद्र की सीक्रेट और संवेदनशील रपटों को पब्लिक करना चिंता की बात है। इसके बाद मार्च में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बोलते हुए रिजिजू ने दावा किया था कि भारत की न्यायपालिका को कमजोर करने और इसे सरकार के खिलाफ करने के लिए एक कैलिब्रेटेड एफर्ट यानी सोचा समझा प्रयास किया जा रहा है। कहा था कि कुछ रिटायर्ड जज एक एंटी इंडिया गैंग का हिस्सा हैं और न्यायपालिका को विपक्ष बनाने को मजबूर कर रहे हैं। इस कथित भारत विरोधी गिरोह को चेतावनी भी दी उन मंत्री जी ने कि देश के खिलाफ काम करने वालों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आगे बढ़ें, इससे पहले आप खुद सुन लें। Remember, I have excellent relationship with the Chief Justice of India, the present one, the past one, all the Supreme Court judges. I have a fantastic working relationship with all the Chief Justices of the High Courts and other senior judges. There's no problem. It is a few of the retired judges, few, maybe 3 or 4. Few of those activists, part of that anti-India gang. These people are trying to make Indian judiciary play a role of opposition party. मंत्री जी के तेवर कैसे थे आपने देख लिया।
जो सरकार का विरोध कर रहा है वो देश विरोधी हो गया। लेकिन फिर समझ में नहीं आया कि किसकी शय पर मंत्री जी ये सब बोल रहे थे और फिर अचानक से रुखसती क्यों हो गई। क्या कोई समझदारी है जो नए सिरे से स्थापित हुई है सरकार और न्यायपालिका के बीच? सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं, न संगठन के स्तर पर। चारों तरफ मामला संभावना और आशंका पर चल रहा है। क्या संभावनाएं हैं? संभावना कि किरण रिजिजू के मंत्रालय में रहने से संदेश गलत जा रहा था, उनकी न्यायपालिका पर सवाल उठाने, सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करने और सीजीआई चंचूर से उलझने के चलते सरकार और न्यायपालिका के बीच टकराव का मैसेज जा रहा था और सरकार का फैसला इस टकराव को कम करने, सरकार और न्यायपालिका के बीच सामंजस्य का संदेश देने की कोशिश। फिर से कह रहे हैं ये सब संभावनाएं हैं। बाकी बतौर कानून मंत्री किरण रिजिजू के कार्यकाल को कैसे देखा जाता है, खासकर लॉ सर्किट में, ये जानने के लिए हमने बात की लीगल मामलों के एक्सपर्ट से। कानून मंत्री का काम, यानी मंत्रालय में दो विभाग हैं, उसको कहते हैं विधि और न्याय मंत्रालय। विधि मंत्रालय कानून बनाता है और जो भी मंत्रालय दूसरे अन्य मंत्रालय कानून बनाते हैं उसकी न्यायिक रूप से, कानूनी रूप से समीक्षा करता है और ये देखता है कि ये कानून बनाने के जो दायरा है, उसकी जो कसौटी है, उस पर ये सही है या नहीं। क्या ऐसा कानून तो नहीं बनाया जा रहा जो लोगों के जो बेसिक बुनियादी सिद्धांत हैं, लोगों के साथ समानता और न्याय के, उसका कहीं उल्लंघन तो नहीं करता ये। तो उसमें कानूनी राय भी देता है, कानून की रोशनी में उसको ये बताता है कि ये बन रहा कानून, ये बन रहा मसौदा, ये बन रहा विधेयक कितना उचित है और कितना नहीं है, उसको कानून के तराजू पर तौलता है और उसके बाद वो बताता है। दूसरा है न्याय विभाग। न्याय विभाग में जजों की नियुक्ति, न्यायालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर और इन तमाम चीजों पर ध्यान दिया जाता है जिससे न्याय व्यवस्था कैसे ज्यादा सटीक हो, दुरुस्त हो और आम लोगों तक न्याय कैसे पहुंचाया जाए, जिसमें न्याय मंत्रालय ही ये सारा कुछ करता है कि जो राज्यों की या केंद्रीय स्तर पर या जिला स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरण है, उन सारी चीजों को फैसिलिटेट करना, इन तमाम चीजों को देखना कि लोगों तक न्याय सही ढंग से पहुंचे, इसका इंतजाम करना और न्याय के लिए कानून बनाना, ये दो तरह के काम हैं। किरण रिजिजू का कार्यकाल बहुत, अगर हम बात करें तो न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच टकराव वाला रहा। उसमें हर बात का जवाब किरण रिजिजू ने दिया, हर तरह के सवाल उठाए और सिर्फ कॉलेजियम सिस्टम पर ही नहीं बल्कि जजों की नियुक्ति पर, न्यायपालिका की स्वायत्तता पर और कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र पर खुलकर बातें की। लेकिन जाहिर है कि ये बातें, खुलकर कही गई बातें, कई बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने किसी समारोह में एक मंच पर शिरकत करते हुए भी उन्होंने कई ऐसी बातें कही जो अदालत को चुभी और कॉलेजियम को भी चुभी और उस पर कॉलेजियम की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जब मामले की सुनवाइयां हुई उस समय ये कहा गया कि सरकार जिस तरह का बर्ताव कर रही है वो बिल्कुल उचित नहीं और ये बातें पब्लिक फोरम पर नहीं कही जानी चाहिए। न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच अगर किसी बात पर मतभेद हैं तो वो सही फोरम पर सुलझाने चाहिए, बजाय कि उस पर पब्लिकली कुछ कहने के। ये बातें इधर से भी कही गई और उधर से भी कही गई, संसद में खड़े होकर भी कही गई और संसद और सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम से भी कही गई। यानी कुल मिलाकर बहुत ही गहमा गहमी भरा कार्यकाल रहा उनका, जिसमें दोनों तरफ से तीर चलाने में किसी ने कोई कोताही नहीं बरती। किरण रिजिजू की रुखसती हुई तो आए अर्जुन राम मेघवाल। बीकानेर से हैं, पहले राज्य स्तर के अधिकारी थे, प्रमोट हुए आईएएस बने, फिर भाजपा में आए और मंत्री बने। मेघवाल समाज राजस्थान के दलित समाज का सबसे बड़ा हिस्सेदार है। कई लोगों ने कयास लगाए थे कि अर्जुन राम मेघवाल को राजस्थान चुनाव को देखते हुए वहां की कैंपेन कमेटी का मुखिया बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि उनको कानून मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दे दिया गया। इस पर वसुंधरा खेमे के लोगों ने थोड़ी देर के लिए राहत की सांस ली, लेकिन राजस्थान के चैप्टर को खुलना अभी बाकी है। अर्जुन राम मेघवाल की अब तक की राजनीति कैसी रही, इस पर भी आप एक्सपर्ट की राय सुनिए। क्योंकि राजस्थान की 200 में से 34 सीटें जो है वो एससी के लिए रिजर्व है और उनमें से ज्यादातर में अभी कांग्रेस काबिज है। तो कांग्रेस से वो सीटें बीजेपी वापस लाना चाहती है और वो दलित मेघवाल के रूप में चेहरे को आगे करके वो उनको वापस हथियाना चाहती है। 4 सीटें राजस्थान में लोकसभा की जो एससी वर्ग के लिए रिजर्व है, उनमें अर्जुन राम मेघवाल जो है वो बीकानेर सीट से आते हैं। बाकी श्रीगंगानगर, करौली, धौलपुर और भरतपुर 3 सीटें और हैं जो जहां पर भी बीजेपी काबिज है। अब इनके बारे में थोड़ा सा अगर हम जाने अर्जुन राम मेघवाल के बारे में, तो ये 2009 से लगातार लोकसभा में सांसद हैं और राजस्थान की बीकानेर जो सुरक्षित सीट है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। इससे पहले 2008 का जो परिसमन हुआ था उससे पहले बीकानेर जो सीट थी वो सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित थी, लेकिन 2009 में पहली बार जब ये एससी के लिए रिजर्व हुई
तो अर्जुन राम मेघवाल ने आईएएस की नौकरी छोड़कर सेवानिवृत्ति लेकर, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर इस सीट पर पहली बार चुनाव लड़ा और वो जीतकर लोकसभा पहुंचे। और आप देखिए कि अपने पहले ही कार्यकाल में वो 2013 में लोकसभा के सर्वश्रेष्ठ सांसद चुने गए। तो यहीं से उनकी जो राजनीतिक जो यात्रा है वो मतलब परवान चढ़ती है। और जब 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में भाजपा की सरकार बनी, उस वक्त भी वो फिर चुनकर सांसद गए लोकसभा इसी बीकानेर सीट से। लेकिन उस वक्त उनको नरेंद्र मोदी सरकार ने मंत्री पद से भी नवाजा। उनको उद्योग राज्य मंत्री, सॉरी, वित्त राज्य मंत्री का प्रभार उनको सौंपा गया। 2019 में जब वो फिर इसी सीट से सांसद चुने गए, फिर उनको मंत्री बनाया गया। और अब आप देखिए कि उनको कानून मंत्रालय जैसा एक स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाया गया है। ये राजस्थान के लिए और अर्जुन मेघवाल दोनों के लिए बड़ी बात है।